नाजरीन, एपिसोड 1 में आप देख चुके कि ज़मीन के एटमॉस्फेयर यानी हवा में इतनी ताकत नहीं कि उड़ने वाली चीज़ों को अपनी गोद में उठाकर वन पीस बॉडी की तरह घूम सके। ना ही ग्रेविटी में यह सलाहियत है कि ज़मीन के आगे आगे चलने वाली चीज़ों को धक्का देकर आगे आगे चलाए, और ना ही इनर्शिया की वजह से ये हो सकता है कि उड़ने वाली चीज़ उड़ने के बाद कई घंटों तक ज़मीन के साथ साथ रहे। तो ज़मीन अगर घूमे तो ज़मीन से अलग होने वाली चीज़ें अलग होने के बाद चंद सेकंड के बाद पीछे ज़रूर रह जानी चाहिए। अब हम ज़मीन के मदार यानी ऑर्बिट के रद में इमाम अहमद रज़ा की 13 दलीलें देखेंगे, जिनमें से 5 इस एपिसोड में और बाकी आइंदा इंशाअल्लाह। आइए पहले देखते हैं कि मॉडर्न साइंस का मौक़िफ़ क्या है। नाजरीन, जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन करती है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो उसे सेंटर से दूर ले जाता है। जैसे रस्सी में पत्थर या बॉल बांधकर सर पर घुमाओ, बॉल छूटना चाहेगा और जितनी ज़्यादा फोर्स से घुमाया उतने ज़्यादा फोर्स से दूर जाने की कोशिश करेगा। अगर छूट गया तो सीधा चला जाएगा। ये फोर्स हमेशा सर्कल के टेंजेंट पर यानी रेडियस से 90 डिग्री पर ले जाता है। तमाम प्लैनेट्स और ज़मीन की ऑर्बिट भी इसी तरह बनती है कि ग्रेविटी ज़मीन को सन की तरफ खींचती है और ज़मीन 90 डिग्री पर जाना चाहती है। दोनों की कशाकश में न ज़मीन इधर जा पाती है न उधर, और दोनों के बीचों बीच में रिजल्टेंट फोर्स निकलता है, वहाँ जाती है। फिर थोड़ी सी ही आगे चली कि यहाँ आके भी वही होता है कि ग्रेविटी सन की तरफ अट्रैक्ट करती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 90 डिग्री पर ले जाता है। फिर से ज़मीन ना इधर जा पाती है ना उधर, और बीच में रिजल्टेंट फोर्स पर निकलती है। यही सिलसिला चलता रहता है यहाँ तक कि पूरा सर्कल बन जाता है। ये जो कंप्लीट सर्कल नज़र आ रहा है वो असल में छोटे छोटे रिजल्टेंट फोर्सेस के आर्क से बनता है। ये दोनों फोर्सेस जिनके नतीजे में ऑर्बिट बनती है ये हमेशा बैलेंस्ड होते हैं, वरना अगर एक फोर्स ज़्यादा हो तो वहाँ चली जाए, जैसे ग्रेविटी ज़्यादा हो तो सन की तरफ चली जाए, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो तो ऑर्बिट से बाहर निकल जाए। नाजरीन, इन फोर्सेस के बारे में इमाम अहमद रज़ा दावा करते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन से ऑर्बिट बनना मुमकिन ही नहीं। आइए देखते हैं कैसे। ज़मीन जब रिजल्टेंट फोर्स पर निकलती है वहाँ से एक ट्राइंगल बनाओ। अब यहाँ ट्राइंगल ABC में एंगल C सबसे बड़ा है। इसी को इमाम अहमद रज़ा जियोमेट्रिकली प्रूव करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स 90 डिग्री के बीचों बीच से निकला, लिहाजा ये एंगल 45 डिग्री हुआ, जिसका मतलब ये कि बाकी दोनों एंगल मिला के 135 डिग्री हुए, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल 180 डिग्री होते हैं। और ये एंगल भी डिपेंड करता है इसके सामने वाली साइड AC पर। ये AC वही रिजल्टेंट फोर्स का आर्क है जिनसे ऑर्बिट बनती है। इस आर्क को साइंस ने बहुत छोटा माना है ताकि ये स्ट्रेट लाइन होने के बावजूद एक स्मूथ सर्कल बना सके। तो इसके बहुत छोटे होने की वजह से एंगल भी 1 डिग्री से भी कम हो जाता है। तो इस हिसाब से एंगल C 134 डिग्री के अराउंड हुआ। इन शॉर्ट, एंगल C इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा और 90 डिग्री से भी बड़ा यानी ऑब्ट्यूस एंगल है, जो कि दिखने से भी साफ साफ पता चलता है। और नाजरीन, हम बचपन में स्कूल में पढ़ चुके हैं कि बिगेस्ट एंगल के सामने वाली साइड बिगेस्ट साइड होती है। इसीलिए एंगल C के सामने वाली साइड AB सबसे बड़ी साइड हुई, यानी दूसरे अल्फाज में साइड CB छोटी है साइड AB से। और अर्थ पॉइंट A से पॉइंट C पर आई तो अर्थ और सन का डिस्टेंस AB से CB हुआ, यानी अर्थ और सन का डिस्टेंस कम हुआ, यानी ज़मीन सन के करीब आई। और आगे जाके भी यही होता रहेगा कि आगे डिस्टेंस CB से DB हो जाएगा, जो कि और भी कम है। तो होना ये चाहिए कि ज़मीन गोल ना घूमे बल्कि स्पाइरल रास्ता बनाकर सन में जा मिले। अब आप सोचेंगे कि फिर इन्हीं दो फोर्सेस की वजह से रस्सी में बॉल कैसे घूमता है। इसके बारे में इमाम अहमद रज़ा की तहकीक का खुलासा यह है कि इस बॉल को रस्सी में बांधकर घुमाने के लिए 4 फोर्सेस काम करते हैं। एक वो रिपल्सिव फोर्स या कुव्वत दाफिया जो तुमने पहले ही फेंकते वक्त लगाई, जिसका काम सीधा ले जाना है। दूसरा वो डायरेक्टर फोर्स या कुव्वत नाकिला जिससे हर मोमेंट पर बॉल की डायरेक्शन चेंज की जाती रही। तीसरा रस्सी का बाउंडिंग फोर्स या कुव्वत हासिरा है जो बॉल को एक हद से आगे नहीं जाने देती। और आखिरी फोर्स वो लिफ्टर फोर्स या कुव्वत राफिया जो इसको ज़मीन से उठाए रखे। रस्सी से छूटकर बॉल का सीधा चला जाना उसी रिपल्सिव फोर्स के नतीजे में था जो तुमने दिया। वैसे इस फोर्स का काम सीधा स्ट्रेट लाइन पर ले जाना है तो पहली ही बार में सीधा चला जाता, लेकिन तुम हाथ से फोर्स लगाकर हर मोमेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज करते रहे और रस्सी के ज़रिए बाउंडिंग फोर्स का काम लिया, जिसने बॉल को एक हद से आगे जाने नहीं दिया और इसी ने एक सर्कल की शक्ल पैदा कर दी।
अब जितनी जोर से रस्सी घुमाओगे उतनी ही जोर से बॉल छूटता हुआ गुमान किया जाएगा, यानी अज्यूम किया जाएगा। ना ये उस बॉल का तकाजा है ना उसका जोर है। तो सर्कुलर मोशन बनाने के लिए सन की ग्रेविटी और ये फोर्स काफ़ी नहीं, ज़रूर ज़मीन पर एक डायरेक्टर फोर्स होना चाहिए जो ज़मीन को हर हर लम्हा सर्कल की डायरेक्शन में मोड़ता रहे। और रस्सी की तरह कोई बाउंडिंग फोर्स भी चाहिए जो ज़मीन को फिजिकली एक हद से आगे बढ़ने ना दे। और सबसे इम्पोर्टेंट एक कुव्वत दाफिया यानी रिपल्सिव फोर्स जो हर वक्त ज़मीन को फॉरवर्ड में पुश करता रहे, क्योंकि हकीकत में ये फोर्स जो ज़मीन पर माना गया है इसका भी कोई सबूत नहीं है, जिसका बयान वीडियो की एंड में आएगा। यानी दूसरे अल्फाज में ज़मीन पे वो फोर्सेस नहीं पाए जाते जो मिलकर रस्सी में बॉल को घुमाते हैं। तो ज़मीन की ऑर्बिट के लिए ऐसे सर्कुलर मोशन की मिसाल देना गलत है और ज़मीन की ऑर्बिट बातिल है। अब आगे इमाम अहमद रज़ा साइंस की बाग ढीली करते हैं कि चलो अगर आप दोनों फोर्सेस को इक्वल मानने से इनकार भी कर दो तो उसका भी जायज़ा ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम अमाउंट नहीं, ग्रेविटी निहायत कम है ताकि जो रिजल्टेंट फोर्स निकला वो ऊपर की तरफ आए और यूं ये एंगल सी छोटा हो जाए ताकि ज़मीन और सन का डिस्टेंस बढ़ जाए। लेकिन नाजरीन, ऑर्बिट की बदकिस्मती ऐसी है कि ये उसे यहाँ भी बनने नहीं देगा। ग्रेविटी और रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी ही मान लो, लेकिन इनसे बनने वाला रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के बीच में ही होगा। यानी ABC में एंगल C ही सबसे बड़ा रहेगा। एंगल C को छोटा करने के लिए ज़रूरी है कि रिजल्टेंट फोर्स टेंजेंट से ऊपर चला जाए, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर जाने के लिए ज़रूरी है कि ग्रेविटी की जगह एक फोर्स यहाँ हो, और ऐसा हो नहीं सकता। अल मुख्तसर एंगल C ही सबसे बड़ा रहेगा। तो किस्सा वही हो गया कि AB से CB छोटा और ज़मीन घूम के बिल आखिर सन से मिलेगी ज़रूर, आज नहीं तो कल से ही। लेकिन फिर भी आप सोचेंगे नाजरीन कि ज़मीन किसी तरह एग्जैक्टली बॉर्डर पे टिकी रहे, ना बाहर जाए ना अंदर आए, तब तो ऑर्बिट बनना पॉसिबल है। यानी ये रिजल्टेंट फोर्स टेंजेंट पर रहे तो अर्थ और सन का डिस्टेंस सेम रहेगा, तो ज़मीन ऑर्बिट पर टिकी रहेगी। तो ठीक है, बफर्ज मुहाल ये भी मान लेते हैं कि ज़मीन किसी तरह मैजिकली बॉर्डर पर टिकी रहती है और सन से परफेक्ट डिस्टेंस बना रखती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि इस तरह अगर ज़मीन की ऑर्बिट बने भी तो परफेक्ट सर्कल बनेगी, लेकिन ज़मीन की ऑर्बिट हकीकत में तो परफेक्ट सर्कल है ही नहीं, एलिप्टिकल है। हर साल ज़मीन सूरज से तकरीबन 50 लाख किलोमीटर दूर जाती है और फिर वापस आ जाती है। अगर ज़मीन और सन का डिस्टेंस सेम रहता तो ज़मीन की ऑर्बिट इलिप्टिकल ना बनती। जोहानिस केपलर ने 8 साल की जान तोड़ मेहनत के ऑब्जर्वेशन के बाद पता लगाया कि ज़मीन की ऑर्बिट तो परफेक्ट सर्कल नहीं है, इलिप्टिकल है। तब से लेकर आज तक सारे मॉडर्न साइंस का केपलर की रिसर्च पर ईमान है कि ज़मीन की ऑर्बिट गोल नहीं बल्कि बैजी है, यानी अंडे के शेप की है। नाजरीन, 3 जनवरी को ज़मीन सूरज के सबसे करीब होती है, फिर दूर जाना शुरू करती है और रोज़ दूर जाते जाते 3 जुलाई तक तकरीबन 50 लाख किलोमीटर दूर चली जाती है। फिर वहाँ से करीब आना शुरू करती है और रफ्ता रफ्ता 50 लाख किलोमीटर चलकर 3 जनवरी वाली जगह पर वापस आ जाती है। तो अगर ग्रेविटी को सिर्फ इतना माने कि ज़मीन परफेक्टली सेम डिस्टेंस पर रहकर ऑर्बिट बनाए, ना अंदर आए ना बाहर जाए, तो ये भी हकीकत के खिलाफ है, क्योंकि ऐसे तो इसका मदार परफेक्ट सर्कल बनेगा, लेकिन ज़मीन की ऑर्बिट तो इलिप्टिकल है, सर्कल है ही नहीं। अल मुख्तसर इन 2 फोर्सेस से ज़मीन की ऑर्बिट किसी सूरत नहीं बन सकती। जैसा कि इमाम अहमद रज़ा ने कहा कि नाफरियत जाज़बियत से दस्तोगरीबान होकर कोई मदार बना ही नहीं सकती। अब आइए अगली दलील की तरफ। इमाम अहमद रज़ा कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सर्कुलर मोशन के बाद उसके नतीजे में पैदा होता है, लेकिन जब तक ऑर्बिट बनी ही नहीं थी तब तक सर्कुलर मोशन नहीं था। जब सर्कुलर मोशन नहीं था तो उसके नतीजे में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आया? ये तो सर्कल घूमने के बाद पैदा होता है। जब ज़मीन घूमती ही नहीं थी तो ये फोर्स कहाँ से आया? इसके पीछे कोई प्रूफ साइंस के पास नहीं है। इसके बारे में अजम्पशन दिया जाता है कि बिगिनिंग में जब सोलर सिस्टम फॉर्म हो रही थी तब अर्थ स्पेस में कहीं जा रही होगी और सन बीच में आ गया होगा और ग्रेविटी ने कैच कर यूं ऑर्बिट बना ली होगी। इमाम अहमद रज़ा इस पर कहते हैं कि फैक्ट का काम फिक्शन से नहीं चलाया जाता, दलील मांगने वाले को जवाब शायद और मुमकिन से नहीं दिया जाता। जब कोई चीज़ देखकर या दलील से साबित हो
और उसके लिए कोई रीज़न भी फिक्स हो, मगर उसमें कोई डाउट हो जो कुछ तरीकों से दूर हो सकता है और उनमें से कोई तरीका मालूम नहीं, वहाँ ये कह सकते हैं कि शायद ये तरीका हो या वो या वो। लेकिन जब कोई चीज़ साबित ही नहीं, जैसे ज़मीन पर यह फोर्स, ना इसको विटनेस किया गया है, ना इसके पीछे कोई दलील है, ऐसे ना साबित अज्यूम किए हुए फोर्स को साबित करने के लिए एक और अज्यूम किया हुआ रीज़न ले आना, इस तरह ये फोर्स साबित नहीं हो जाएगा। ऐसी ना साबित बात में किसी फ़र्ज़ की या अजम्पशन की जगह नहीं होती। ऐसे तो ये हमारे अजम्पशन यानी फ़र्ज़ करने पर डिपेंडेंट हुई। हम अज्यूम करें कि ज़मीन जा रही थी तो जा रही थी, और अगर ना करें तो नहीं जा रही थी। साइंस सिर्फ फैक्ट और लॉजिक पर चलता है, मिथ या गैस पर नहीं। ऐसा गैस स्कूल के नादान बच्चों को समझाने के लिए काफ़ी हो सकता है, लेकिन अक्ली दलील यानी रैशनल प्रूफ मांगने वाले के लिए नहीं। ऐसे एक अजम्पशन और गैस पर सारी सोलर सिस्टम की बिल्डिंग खड़ी नहीं की जा सकती। लेकिन मज़े की बात तो यह है नाजरीन कि ऐसा अज्यूम कर भी लें, जब भी इन उसूलों से ज़मीन की ऑर्बिट बन ही नहीं सकती, जैसा कि आप अभी देख चुके। नाजरीन, ये है 13 में से वो 5 दलीलें जिनसे ज़मीन की ऑर्बिट का रद्द होता है। आने वाले एपिसोड में आप बाकी के दलाइल देख सकेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए कोई फीडबैक या क्वेश्चन हो तो हमें ज़रूर बताएं और इमाम अहमद रज़ा के मैसेज को आगे पहुंचाने में हमारी मदद फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम।